जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने एक मैथ का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण लेकर आया हूं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो अंत तक हमारे देखें ताकि आपको मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पिछले कई सालों में पूछे गए जाने वाले या जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन होगा उसका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में कराने का कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा पढ़ाने से पहले आप लोग से कुछ बातें कर लूँ। जैसा कि आपको पता है कि अब सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड या किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम का सबका डेट आ गया है और काफ़ी कम समय बचा है हमारे एग्ज़ाम में। तो अब एग्ज़ाम के समय में ऐसा करना होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा या उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हमें वो सारे क्वेश्चन को कवर करना होगा, तब जाके हमारा अधिक से अधिक मार्क्स आएगा। देखिए, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मेहनत करना सही चीज़ है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना सही चीज़ है। अगर आप वैसा क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हैं, वैसे क्वेश्चन के ऊपर पड़े हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको आने वाले नहीं हैं, और वैसे क्वेश्चन पे हमें तो फिर आपका समय भी व्यर्थ होगा और उसके बाद आपका एग्ज़ाम में मेहनत करने के बावजूद भी कम मार्क्स आएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या जितने भी हमारे जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ें ताकि जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। तो अगर आपका रिजल्ट थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ होता है तो आप समझिए कि 1 क्लास से लेकर 9 क्लास या 10 क्लास तक का मेहनत आपका बर्बाद चल जाता है। इसलिए अभी काफ़ी क्रूशल समय है, काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। इस समय को जितना भी दिन बचा हुआ है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ने में ध्यान दीजिए। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देते रहूँगा टॉपिक बाय टॉपिक। आप उस क्वेश्चन को बनाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसी तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अधिक से अधिक वीडियो अधिक से अधिक टॉपिक के बारे में करवाया जा सके। तो चलिए, बिना समय बिताए हुए आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। काफ़ी बारीकी से इस चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे कि हिंदी में द्विघात समीकरण कहा जाता है, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। वैसा कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहे उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक यानी द्वि, नाम से ही पता चल रहा है, जिसका मैक्सिमम पावर यानी कि घात कितना होगा, 2 होगा। तो अब घात यानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ए लिख दिए, इसके ऊपर हम लिख दिए 2, तो ये जो हो गया ये बेस हो गया और ये क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। यानी घात के आधार पे, पावर के आधार पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे। जिस इक्वेशन का मैक्सिमम घात यानी मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा, और वो इस फॉर्म में रहे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी और सी ये कोई नंबर होंगे। क्या होंगे, नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। ये अब आपसे कोई पूछे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। कैसे कहेंगे, क्योंकि ये एक प्लेस पर a इक्वल टू यहाँ पे 3 दिया गया है और b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 6। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये इसके साथ a b c भी है और साथ में साथ इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका पावर 1 है, कुछ नहीं होने पर 1 है, और इसके साथ कितना है, 2 है। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण फिर से बोलना चाहूँगा, जिस इक्वेशन का, जिस समीकरण का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, और वो इस फॉर्म में पाया जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में पाया जाए, तो हम उसे कहेंगे कि वह द्विघात समीकरण होगा, जहाँ पे ए भी कोई नंबर होगा, बी भी कोई नंबर होगा, सी भी कोई नंबर होगा। यहाँ प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। आपसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी फॉर्म किस फॉर्म में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल बी एक्स प्लस सी। तो ये इस पे आपको, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, इस पे आपको टिक आउट करना होगा। तो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना।
अब मैं समझाना चाहूँगा कि द्विघात समीकरण का एक डी निकालने का वैल्यू होता है, डी जिसे कि हम विवेचक कहते हैं, डी यानी कि विवेचक कहते हैं। विवेचक क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा जिसे कि इंग्लिश में हम रूट्स कहते हैं और इसको शॉर्ट में हम लोग डी के फॉर्म से दिखाते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। आप जैसा कि देख रहे होंगे, ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि द्विघात समीकरण का। आपको ऑब्जेक्टिव अभी मैं पहले चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो करवा दूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ a इक्वल टू दिया गया है 3 और b इक्वल टू दिया गया है, जो x के साथ होगा वो b होगा और सिर्फ नंबर होगा वो c होगा। आप देख रहे होंगे कि a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू मैंने लिख लिया यहाँ पे। आपको क्वेश्चन में रहेगा कि ये इक्वेशन दिया रहेगा और बोला जाएगा कि इसका विवेचक यानी कि d का वैल्यू आप निकालिए। तो किस तरह से निकालिएगा, तो d का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू जिसे कि रूट्स का बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे निकालेंगे, तो b के प्लेस पे आप देखेंगे कि कितना दिया गया है 5, इसलिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे कितने दिए गए हैं 3 और c के जगह पे कितने दिए गए हैं 6। तो 5 का स्क्वायर आप देखेंगे कि 25 होगा, 4 तिया 12, 12 छक 72 यानी कि 72, और 72 में से घटाना होगा, कितना घटाना होगा 25, तो 15 में से 12 में से 5 घटाया 7 और ये आपके आ गया 4, यानी कि कितना आ गया माइनस में 47। ये हो गया आपका आंसर। तो अभी मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में पाया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने समझाया कि डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि विवेचक निकालने का फॉर्मूला यानी कि रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आपको फॉर्मूला होता है। इक्वेशन दे दिया जाएगा आपको एग्जाम में और पूछा जाएगा कि इसका रूट यानी डी विवेचक कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूला पे पुट करके काफ़ी आसानी तरीके से इसको निकाल सकते। चलिए, तो हम लोग जहाँ तक पढ़ा था अब उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ बोर्ड पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शून्यक यानी कि जीरो निकालना होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शून्यक क्या होता है, जीरो हम लोग कैसे निकालते हैं, जीरो होता क्या है। आप देख रहे होंगे कि मैंने एक बोर्ड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। जैसा कि मैंने बताया था कि पहला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जो कि हमेशा स्क्वायर फॉर्म में पाया जाता है। तो आप देख रहे हो कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 5 है और जबकि सी की जगह पे 3 है। हम लोग समझेंगे कि आखिर के जीरो क्या होता है। जब भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, जब भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा दो वैल्यू आएगा। पहले वैल्यू को हम लोग अल्फा कहेंगे जबकि दूसरे वैल्यू को हम लोग बीटा कहेंगे, यही इसका जीरो होता है। अब जीरो कैसे होता है, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए मैंने 4x माइनस 4 लिखा और बराबर जीरो, तो x का वह कौन सा मान होगा, ध्यान से समझिएगा बारीकी से, x का वह कौन सा मान होगा जब हम इस इक्वेशन पे रखें और उसको सॉल्व करें, तो उसका वैल्यू a का जीरो आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप देखिए, अगर x का मान हमने 1 रखा तो 4 इंटू 1 माइनस 4 यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 में 4 घटाए तो हमारा कितना आ गया है जीरो। तो यहाँ पे इसका जीरो अगर बोला जाए तो जीरो कितना हो गया 1। ये लीनियर इक्वेशन था, एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसलिए इसका एक जीरो आता है। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो जीरो आता है। पहला को मैंने बताया अल्फा जबकि दूसरा को मैंने बताया बीटा। इसको निकालने का दो तरीका होता है, एक तो होता है कि आप फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड मेथड से निकाल सकते हैं और दूसरा इसका एक फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात सूत्र होता है, यानी कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, उसके आधार पर भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीका से बताऊंगा और ये भी देखेंगे कि क्या हम जीरो निकालते हैं, एक अल्फा का वैल्यू निकालते हैं और एक बीटा का वैल्यू निकालते हैं, क्या उसको निकालने के बाद इसमें एक्स के स्थान पे पुट करने पर रखने पे क्या उसका सॉल्व करने के बाद जीरो आता है कि नहीं आता है। तो चलिए हम लोग पहले गुणनखंड मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकाल के दिखाते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा।
हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से गुना करेंगे। क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से गुना करेंगे। तो अगर 3 को हम 2 से गुना करते हैं तो आप देख रहे हो कि 2 को 3 से गुना करने पे हमारे कितना वैल्यू आता है, 6। अब फिर इस 6 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि जब हम इसे गुना करें, जब 2 नंबर के रूप में तोड़ना है कि जब हम इसे गुना करें तो हमारा 6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह से करना है। जैसे कि आप देखते होंगे शादी विवाह के समय में क्या होता है, शादी विवाह में आप समझते होंगे कि जैसे एक लड़का पक्ष होता है, इसको मैं एग्जाम्पल की सहायता से समझाना चाहूँगा। एक लड़की पक्ष होता है, मान लीजिए ये कहीं का है, फॉर एग्जाम्पल हम अपना होम टाउन लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये पटना का है और ये लड़की है गया का। तो कांटेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के फैमिली के बीच में कांटेक्ट करवाता है, जिसको कि हम लोग बोल चल के भाषा में अंग्रेजी में मीडिएटर कहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मीडिएटर, या हमारे गाँव में इसे अगुआ कहा जाता है, मीडिएटर है। तो ये क्या करता है कि इस लड़का पक्ष और लड़की पक्ष का दोनों को एक जगह पे मीटिंग कराता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, मीडिएटर कर रहा है। मीडिएटर कुछ इधर वाले को समझाता है, कुछ इधर वाले को समझाता है और बाद में रिश्ता पक्का हो जाता है। ठीक इसी तरह से, जिस तरह से ये मीडिएटर बीच का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लड़का और लड़की पर दोनों इसके बात को मान के चलते हैं, दोनों इसके साथ बॉन्डिंग अच्छा होता है। ठीक उसी तरह से समझिए कि ये मीडिएटर का काम करता है। अगर आपसे इसमें कहीं भी चूक होता है तो ये रिश्ता होने वाला नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर आपको इसमें कहीं भी चूक होता है तो आपको समझिए ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझिएगा। इसी एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहा कि मैंने क्या बताया कि इसे हमें ब्रेक करना होगा। किस फॉर्म में करना होगा कि इस तरह से ब्रेक करना होगा, इस तरह से ब्रेक करना होगा कि जब गुना करे, दोनों पक्ष तैयार हो, जब गुना करे तो 6 आए और जोड़े या घटाते तो मीडिएटर यानी बीच वाला संतुष्ट होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे हम इसे -2 और -3 के फॉर्म में रखें तो 2 को 3 से जोड़ने पर -5 भी आ जाएगा और 2 को 3 से गुना करने पर 6 भी आ जाएगा। तो इस तरह से समझिए रिश्ता पक्का है। तो उसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। 2 और 3 को इस तरह से ब्रेक किया जाए कि 6 आए। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए जोर दे के समझा रहा हूँ, बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एगो कॉन्सेप्ट, एगो क्वेश्चन में हम अधिक टाइम दे के अगर समझ लेते हैं तो आगे का सभी क्वेश्चन बनाने में हमको काफ़ी सुविधा होगा और काफ़ी कम समय लगेगा। तो 6 को मैंने ब्रेक किया 2 और 3 के रूप में। तो क्या मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ 2x² -2x और -3x और प्लस में कितना 3। आप देख रहे होंगे कि 2 को जब मैंने 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और 2 और 3 को ब्रेक करने पर -5 भी आ जाएगा। यानी लड़का पक्ष भी संतुष्ट, लड़की पक्ष भी संतुष्ट और बीच का मीडिएटर भी संतुष्ट, रिश्ता पक्का। तो इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पे दोनों में आप देखो कॉमन सिस्टम होता है। कॉमन सिस्टम क्या होता है, कॉमन लिया जाता है कि एक में क्या ले सकते हैं हम, दोनों में x 2 दिख रहा है तो पहले तो हम 2 कॉमन निकालेंगे। फिर दोनों में हमको x शामिल दिख रहा है, इसमें 2 x है जबकि इसमें 1 है, तो इसमें से निकाल लिए, तो इसमें से 2 हमने निकाल लिया, x निकाल लिया तो सिर्फ एक x बचेगा, और इसमें से x निकालने के बाद 2 निकालने के बाद कुछ नहीं है, तो गुना में कितना है 1, इसलिए इसमें सिर्फ कितना बचेगा 1। फिर माइनस का साइन है तो हम यहाँ क्या दे देंगे माइनस। और इसमें देखेंगे कि 3 के टेबल में 3 और इसमें तो x बट इसमें x नहीं है, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना होगा कि सिर्फ डिजिट पे ध्यान देना होगा x कॉमन लेने पर। जब यहाँ माइनस है तो अंदर ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस ही आएगा, इसलिए अब फिर इसके बाद एट लास्ट एक बार कॉमन ले लिया जाता है, कितना x -1, इन दोनों में x -1 दिख रहा है इसलिए x -1, और यहाँ कितना बच गया 2x - 3, और इसी को हम लोग किसके बराबर करेंगे 0 के, क्योंकि हमें निकालना किसको था यहाँ पे, जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे होंगे शून्य यानी 0 निकालना था। तो लिखेंगे इफ, यानी कि यदि x -1 = 0 तो x बराबर हमारा कितना वैल्यू आ गया, पहला वैल्यू आ गया हमारा x बराबर 1। फिर लिखेंगे 2x - 3 = 0 तो x बराबर कितना आ गया 3/2, यानी कि 1 निकला यहाँ, यानी कि हमारा कितना वैल्यू आ गया, एक बार x बराबर आ गया हमारा 1 और एक बार x बराबर आ गया कितना आ गया 3/2, यानी कि अल्फा बराबर 1 और बीटा का वैल्यू हम कितना दे सकते हैं 3/2। हमने बताया कि आपको, हमने ये बताया
कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से किस प्रकार से जीरो निकाल सकते हैं। फिर मैंने बताया कि जीरो होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरो निकाले जाते हैं, लीनियर इक्वेशन में 1 निकाले जाता है, त्रिघातीय समीकरण होता है तो उसमें तीन जीरो निकाला जाता है, अल्फा बीटा और साथ में गामा भी, लेकिन यह द्विघातीय है तो इसलिए 2 को निकलेगा जीरो। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक एक्स का वैल्यू आया 1, जबकि एक एक्स का वैल्यू आया 3/2। जीरो मैंने बताया कि किसी भी इक्वेशन पे रखने पर वह वैल्यू जब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाना चाहिए, जीरो, तो हम कहेंगे कि वह वैल्यू क्या है, जीरो। जैसा कि आप देखिए यहाँ मैंने लिख दिया 2x², 5x और +3। हमने बताया कि पहला कितना है 1, तो हम रख के देखें क्या इसमें x का वैल्यू बराबर 1 रखने पर, x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या इसको सॉल्व करने पर जीरो आएगा। तो चलिए देखते हैं। 2 गुना x का वैल्यू कितना रखना है 1 रख दिए, 5 गुना x का वैल्यू कितना 1 और प्लस में कितना 3। देखिए 2 और x का 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 5 एकम 5 और प्लस में 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5 प्लस में 3, ये दोनों प्लस वाले को आपस में आप जोड़ दीजिए, 2 और 3 जोड़ दिए 5 और -5 इक्वल टू कितना जीरो। तो आप देख रहे होंगे कि जब x का वैल्यू मैंने इस इक्वेशन पे 1 रखा तो उसका सॉल्यूशन हमारा एट लास्ट कितना आ गया जीरो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x भी एक जीरो है। अगर आप 3/2 रख के देखना चाहेंगे तो आप रख के देख सकते हैं, उसमें भी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2 रखने पर भी उसका वैल्यू आ जाएगा जीरो। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी अभी इस इक्वेशन के थ्रू आपको जीरो निकालने का तरीका बताया, एक और तरीका है, ये मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से बताया। इसी क्वेश्चन को मैं द्विघात समीकरण के फॉर्मूला से, द्विघात सूत्र के फॉर्मूला से भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड मेथड से जीरो निकालिए, तो आपको इस मेथड से चलना होगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण का यूज करके, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कहा जाए कि आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाएं, तो द्विघात सूत्र जो कि मैं अभी बताने वाला हूं उसके आधार पर बनाया गया। अगर आपको कहा जाए कि फैक्टराइजेशन मेथड से बना के दिखाइए, तो आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से आप बना के दिखाएं। एक बार में अगर समझने में दिक्कत होता है तो आप फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और उतारिए उसको, अच्छा से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो मैं पूरी तरह से दावा कर सकता हूं कि वर्ड्स वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, शब्दों वाले क्वेश्चन होंगे या इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। कम समय में है, कम समय में सटीक चीज पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। किताब लेके हमेशा बैठे रहने से ही। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाया, आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से रहेगा कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर शून्य ज्ञात करें, इस तरह से, यानी फाइंड द जीरो यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला को यूज करके आप आपको इसका जीरो फाइंड आउट करना रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला में लिख के दिखाना चाहूँगा। x बराबर फॉर्मूला होता है -b, फिर प्लस और माइनस, फिर √b² - 4ac और पूरा पे बट्टा कितना हो जाएगा 2a। इसी फॉर्मूला के सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आप जीरो निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। 4 गो ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा और पूछा जाएगा कि द्विघात सूत्र कौन सा है, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो आपको याद रखना होगा कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac और पूरा पे बट्टा 2 है। तो अब हम देखेंगे कि जैसा कि दिया गया है तो a बराबर कितना होगा, a बराबर हो जाएगा 2, जो x² के साथ होता है वो a कहलाता है। b बराबर कितना हो जाएगा 5 नहीं, बल्कि कितना होगा -5, क्योंकि इसके साथ अगर प्लस होता तो प्लस का चिन्ह देने की आवश्यकता नहीं थी, मगर अगर माइनस है तो माइनस देना जरूरी है। और c बराबर हम देखेंगे तो c बराबर आपको कितना दिया जा रहा है, यहाँ पे 3 दिया है। और फॉर्मूला क्या है कि x = -b प्लस माइनस रूट अंडर कितना स्क्वायर b² - 4ac और बट्टा में कितना 2 है। तो हम इस फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे। तो पहले तो -b और फिर b के स्थान भी कितना है -5 है।
कई बच्चे क्या करते हैं कि ये सिर्फ -5 बैठा के छोड़ देते, नहीं, एक तो फॉर्मूला का है, साथ में साथ b का वैल्यू 5 नहीं है बल्कि -5 है। यहाँ बारीकी से ध्यान देना है, प्लस माइनस √b², b के स्थान पे कितना है -5 का स्क्वायर, 4 इंटू फॉर्मूला में जैसे जैसे दिया है हम उस तरह से इसको बैठाते जाएंगे। a का वैल्यू 2 जबकि c का वैल्यू 3, यानी कि 2 इंटू में 3, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, बट्टा 2 है, 2 इंटू ए का वैल्यू आप देख रहे होंगे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस +5, फिर प्लस माइनस हम इसी तरह से उतारेंगे, प्लस माइनस हम इसी तरह से उतार देंगे और उसके बाद -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर यानी कि -5 और गुना में -5, तो 5 बचे 25 और माइनस माइनस प्लस, तो हम इसे ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर है तो यानी 25 हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हमारा वैल्यू कितना आ गया 25। उसके बाद 4 इंटू AC, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 24, बट्टा 2 है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे इसे, तो 5, अगर मान लीजिए किसी कोई भी चीज़ अगर a प्लस माइनस बी लिखा हुआ है तो हम इसे एक बार a प्लस बी लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे a माइनस बी। इस तरह से हम अगर प्लस और माइनस दोनों में दिया जाता है तो एक बार प्लस में लिखाता है और दूसरा बार माइनस में लिखाता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ प्लस है और नीचे में क्या है माइनस है। अच्छा से मैं लिख देता हूँ प्लस और माइनस, यानी कि 5 एक बार प्लस में लिख दीजिए। देखिए 25, इसे हम तोड़ेंगे अगर तो ये 5 हो जाएगा प्लस माइनस, और 25 में से 1 घटाएंगे तो 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का रूट निकालने पे कितना निकलेगा 1, और पूरा पे बट्टा 4 है तो हम कितना लिखेंगे 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस में लिखेंगे 5 प्लस 1 बट्टा 4, और एक बार हम कितना में लिखेंगे 5 माइनस 1, एक बार क्योंकि एक बार प्लस था एक बार माइनस था। देखो 5 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 6 बट्टा 4, और इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी हमारा वैल्यू कितना आ गया 3 बट्टा 2। और जबकि यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4 बट्टा 4 यानी कट के कितना आ गया 1। तो आपने देखा होगा कि पिछले बार हमने जो बनाया था उसमें भी हमारा 3 बट्टा 2 आया था और 1 आया था, इसमें भी हमारा 3 बट्टा 2 और 1 आया। तो मैंने क्या बताया, इस क्वेश्चन से आपको यही बताने का प्रयास किया कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का रूट्स यानी 0 क्या होता है, द्विघात समीकरण का फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं, या हम गुणनखंड मेथड से, या हम फॉर्मूला का यूज करेंगे हम कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे तो भी ऐसे ही आएगा, उतना ही वैल्यू आएगा, और फैक्टराइजेशन से करेंगे तो भी उतना। बशर्ते ये बात आपको ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस मेथड से आपको एग्जाम में बनाने के लिए कहा जा रहा है। चलिए तो ये प्रश्न देखते हैं। ये प्रतिवर्ष लगभग फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 या 5 मार्क्स के सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझिएगा। ये भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा इस क्वेश्चन को। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि √13 - x² पे पूरा पे रूट चढ़ाया गया है, जबकि इधर रूट चढ़ाया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आप अच्छे तरीके से समझिएगा। मान लीजिए कि अगर x² बराबर इधर दिया रहता था 25 या 20, तो जो इधर स्क्वायर में होता है बराबर के इधर जाने पे वो रूट में होता है, रूट अंडर रूट में चला जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर ये इधर स्क्वायर में है तो इधर जाने पे वो रूट में हो जाएगा। अगर ठीक इसी तरीके से इस क्वेश्चन को मैं क्या करता कि अगर यही क्वेश्चन इधर रूट में होता, अगर यही क्वेश्चन इधर, इसी को अगर मैं कहूँ कि ये रूट में दे दिया जाए, तो अगर बराबर के इधर लेके जाया जाए इसे, तो बराबर के इधर लेके जाने पे ये क्या हो जाएगा 20, जो इधर रूट में है वो इधर चल जाएगा तो स्क्वायर, मतलब अगर स्क्वायर में होगा तो रूट में आएगा, अगर रूट में होगा तो स्क्वायर में जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन में पा रहे होंगे, आप इस क्वेश्चन में पा रहे होंगे कि ये रूट में है तो हमें उधर लेके जाना होगा बराबर के उधर, तो वो किस चीज़ में चला जाएगा स्क्वायर में चला जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसा कि आप पा रहे होंगे कि 13 - x², अभी मैंने बताया कि जो इधर इस रूट में होगा इधर जाने पे किस चीज़ में चला जाएगा
स्क्वायर में चला जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये इन्हीं सब बेसिक चीज़ों से आपको मैथ में अधिक से अधिक नंबर आ सकता है। आप खुद ही सोचिए, जो बच्चा को जोड़ हमें सिखाना है या गुना मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाना है, तो जब तक कि उसको जोड़ नहीं आए, टेबल नहीं आएगा, तो क्या बच्चा वो मल्टीप्लिकेशन बना सकता है? नहीं बना सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमें जोड़ने की या टेबल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी तरह से मैथ में आपको अगर ज़्यादा मार्क्स लाना होगा, टीचर क्या करते हैं कि क्वेश्चन बताने लगते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर इधर, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 13 माइनस एक्स स्क्वायर को इसी तरह से लिख देंगे, और यहाँ पे आप पा रहे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किस फॉर्मूला पे बैठ जा रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसे ही हम बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे ये अच्छे तरीके से बैठ जा रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, a के स्थान पे x है जबकि b के स्थान पे 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कितना का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का एक्स और इंटू में कितना 5। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 13 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा, और 2 5 जा 10, यानी कि कितना आ गया हमारा 10x आ गया। अब हम क्या करेंगे कि सभी को एक तरफ लेके जाएंगे, इधर एक्स स्क्वायर, इधर माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो इधर जाने पे कितने पे हो जाएगा, प्लस में। जो बराबर के इधर, अगर मान लीजिए बराबर के इधर माइनस में 5 इधर लेके जाना है, तो हमें वो किस चीज़ में आ जाएगा, प्लस में। बराबर के इधर, बराबर के बाएं साइड से दाएं साइड ले जाना, या दाएं से बाएं साइड लाइन में उसका साइन में यानी चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में था, फिर हम इधर 10x को लिख देंगे, फिर हम इधर 25 लिख देंगे, और इधर प्लस में 13 है, इधर जाने पे वो कितने में हो जाएगा, माइनस में। एक एक्स स्क्वायर मिला के कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 10x, और ये घटाने पे 25 में से 13 घटाने पे हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, 12 इक्वल टू 0। क्या करेंगे कि इसी को हम लोग यहाँ उतारेंगे, दिया गया था कितना 2x स्क्वायर प्लस कितना है 10x, और प्लस में कितना है 12। आप देख रहे हो कि हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो नहीं ले सकते। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 गुना 12 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 24। हमें 24 को इस तरह से तोड़ना है कि ये जोड़ने या घटाने पे हमारा कितना आ जाए, बीच वाला मीडिएटर, यानी कि अगर हम इस तरह से तोड़े 4 और 6 के रूप में तोड़ते हैं, तो 4 को 6 से गुना करने पर 24 भी आ जाएगा, और 4 को 6 में जोड़ने पर 10 भी आ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि हम इसे 4 और 6 के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो इसे हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस में 4x, और प्लस में कितना x 6x, और प्लस में कितना 12। अब आप देख रहे होंगे कॉमन हम ले सकते हैं, 2x कॉमन कर लेंगे, तो इसमें से सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 2 का टेबल में 2 भी आता है और 2 का टेबल में 4 भी आता है। 2 कॉमन ले लिए, फिर उसके बाद 6 कॉमन करने पर 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। 6 का टेबल में 6 भी आएगा, 6 का टेबल में 12 भी आएगा। अब x प्लस 2 दोनों में हमें दिख रहा होगा, इसलिए x प्लस 2, और ये कितना हो गया 2x प्लस 6, और ये बराबर 0। तो लिखेंगे यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, और 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -6, यानी काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, यानी ये -3। आप देख रहे हो कि x का वैल्यू एक -2 आया, जबकि दूसरे x का वैल्यू आ गया हमारा -3। इस तरह से ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ये 3 नंबर में प्रतिवर्ष लगभग इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखकर या अच्छे से देखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको अगर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आए तो आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए एग्जाम का समय आ गया है। एग्जाम के समय में 2-3 और बहुत ऐसे खामी होती हैं जो स्टूडेंट में आते हैं। जैसे क्या, एग्जाम के समय में नींद बहुत अच्छा आता है। एग्जाम के समय में जो स्टूडेंट 6 घंटा सोता है, तो हो सकता है वो 12 घंटा भी सो ले। और अभी तो ठंडा का समय भी चल रहा है, तो ठंडा में तो लोगों को ऐसे ही और भी असकत होता है, तो इसलिए एग्जाम का समय आ रहा है। ऊपर से एग्जामे के समय सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एग्जामे के समय में ज़्यादा बच्चा लोग को प्यारो होता है, इसलिए प्यार के फेरा में कुछ समय के लिए नहीं पड़े। प्यार मतलब समझ रहे होंगे लव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, आप लोग तो खूब समझ आए, वैलेंटाइन भी आने वाला है, तो अब एग्जाम के समय ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है, इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग वर्ड्स में से इस क्वेश्चन में, अगर वर्ड प्रॉब्लम में इसमें ये क्वेश्चन आता है तो लगभग 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में, जिस सीटिंग में आता है, लगभग 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझना होगा। कॉपी पेन लेके उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स बैठे होंगे और इस क्वेश्चन को मेरे साथ काफ़ी अच्छे से समझिएगा। जैसा कि दिया है, एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। बोल रहा है द हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब एक समकोण त्रिभुज है। अब जैसा कि मैंने ट्रिगोनोमेट्री के अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूरा डिस्कस किया है। आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज किस त्रिभुज को बोलते हैं? जिस त्रिभुज का किसी एक कोण का माप 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल कोण बी बराबर कितना बोल रहा है? 90 डिग्री मान लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। जिस त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री होगा, किसी भी एक कोण का माप 90 होगा, उसे ही हम समकोण कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी बेस से ये 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए कि ये अगर 17 है तो ये 10 है, मतलब ये जितना है उससे ये 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी या डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको उतना मेहनत करना होगा। क्या कहा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर कम है, किससे? बेस से। तो सबसे पहले मान लेंगे कि लेट द बेस बी 1 सेंटीमीटर। हम हिंदी में लिखते हैं, माना कि आधार 1 सेंटीमीटर है। इसका सॉल्यूशन कितना सेंटीमीटर है? मान लीजिए इसका आधार कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका हाइट के बारे में, हाइट यानी लंब के बारे में क्या कहा जा रहा है कि जितना ये है उससे ये 7 सेंटीमीटर कम है। कम है तो जोड़ा जाए कि घटा जाए? तो आप ही सोच रहे होंगे कि कम बोल रहा है, इसका मतलब अगर मान लीजिए ये 17 है तो ये कितना होगा? 10 होगा, मतलब घटाया जाएगा। हमने इसे मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 7। और इसका कर्ण एंड इट्स हाइपोटेनस यानी कि लार्जेस्ट साइड, इसका लार्जेस्ट साइड क्या होता है? जहाँ पे 90 डिग्री बनता है ठीक उसके सामने वाला हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, ये सबसे लार्जेस्ट होता है। ये कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। आपको ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है और उसके बाद इसको सॉल्व करके, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार को हमने x माना, लंब 7 सेंटीमीटर कम है और ये कितना दिया गया है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया गया है? कर्ण यानी हाइपोटेनस कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय यही है कि किसी भी समकोण त्रिभुज यानी एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, मतलब सबसे बड़े कोण का वर्ग, तो सबसे बड़े त्रिभुज का वर्ग, भुजा का वर्ग यानी साइड का वर्ग कितना है? AC, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? AB का स्क्वायर और प्लस में किसका स्क्वायर? BC का स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, सबका वैल्यू। AC की जगह पे आपको 13 दिया है, इसलिए किसका स्क्वायर? 13 के स्क्वायर। AB की जगह पे कितना दिया गया है? x माइनस 7 यानी x माइनस 7 का स्क्वायर। और BC का वैल्यू कितना दिया है? x स्क्वायर। तो अब आप देख रहे होंगे कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169। जब ये हो जाएगा किसके आधार पे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फॉर्मूला यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे तोड़ेंगे। ए के स्थान पे कितना है? ए स्क्वायर। बी के स्क्वायर पे कितना है? तो 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप समझ रहे होंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 प्लस 2ab यानी x इंटू में 7 और प्लस में कितना स्क्वायर? x स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे माइनस 2ab, सॉरी मिस्टेक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया हमारा 169। एक एक्स स्क्वायर मिला के कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 7 दूना कितना हो जाएगा? अब एक्स वाले टर्म को हम आगे ले आते हैं। 7 दूना कितना हो जाएगा? 14।
इसके बीच में कुछ नहीं होने पर इसका मतलब इसके बीच में गुना है, तो 7 दूना 14 यानी 14x। उसके बाद हम क्या करेंगे, 49 को इधर उतार देंगे। अब हम इधर देखेंगे, अब हम इधर से चलेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। हमने 2x² को ऐसे ही उतार दिया, -14x ऐसे ही लिख दिया गया, प्लस 49 लिख दिया गया, बराबर किधर 169 था प्लस में, जो कि इधर जाने पे हो जाएगा माइनस में। क्या में हो जाएगा, माइनस में, और यही बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो आप देख रहे होंगे कि 2x² इसी तरह से लिख दिया जाएगा, -14x लिख दिया जाएगा। इसको हम जब इससे घटाते हैं तो घटाने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 120 = 0। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में आपको दिख रहा होगा कि हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस में था और ये माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा, -120। अब आप देख रहे होंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके बाद अब देख रहे होंगे आप 2 का टेबल में 2 भी आता है, 2 का टेबल में 14 भी आता है, और 2 का टेबल से 2 से तीनों नंबर डिविजिबल है, यानी भाग लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दो तीनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x², 2 का पढ़ा में 14 कितना बार में 7x, और यहाँ पे 60 = जो यहाँ गुना में 2 आएगा कॉमन, हम यहाँ डायरेक्ट इसको लेके चले जाते हैं 0/2 यानी कि 0। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, तो x² आया है, 7x आया है, और ये 60 आया है। मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताया है कि पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से गुना करेंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, तो पीछे 60 है और 1 से गुना करने पर कितना आएगा, 1 और गुना 60 करने पे हमारा कितना आएगा, 60। 60 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए। अगर हम इसे 12 और 5 के रूप में तोड़े तो 12 में से 5 घटाने पर हमारा 7 भी आ जाएगा, और 12 को 5 से गुना करने पर 60 भी आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x² -12x प्लस में 7x और -60 = 0। अब x कॉमन ले लेना है, x तो x -12 और यहाँ पे 7 5 सॉरी मिस्टेक, यहाँ 5 लेने पर कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x -12। अब दोनों में देख रहे होंगे कि x -12 आपको दिख रहा है, तो x -12 और x + 5। तो लिखेंगे कि यदि x -12 = 0, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, x इक्वल टू लिख सकते हैं 12, और यहाँ पे x + 5 = 0, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -5। जबकि लंबाई चौड़ाई कभी भी लंबाई या चौड़ाई कभी माइनस में नहीं आता है, हमेशा उसका वैल्यू प्लस में आता है। अगर x का वैल्यू 12 आया है तो यहाँ पे x के स्थान पे कितना होना चाहिए, 12, और ये कितना है, 12 माइनस x के जगह पे 12 - 7 = 5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आधार हमारा कितना आया, 12 आया, और जबकि लंब इससे 7 सेंटीमीटर कम था, तो 12 में से 7 घटाने पे ये कितना आया, 5 आया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन को आप बार बार बारीकी से देखें, और देखने के बाद अपने कॉपी में लेके बताने का प्रयास करें। मैं अपने जितने भी वीडियो होंगे उन सभी वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी एग्जाम का समय, एग्जाम के समय हमें ऐसे चीज़ों को पकड़ना होगा जिससे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो बार बार पूछे जाते हैं। हम ऐसे ही नहीं कि पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उस तरह से उस ढंग का क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो हमने पढ़ने से क्या फ़ायदा है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, ताकि हम आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस करवा सके। आपने पिछले मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड के बारे में पूरा फुल डिटेल पढ़ाया था, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते थे। आगे भी मैं आपको हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन या टॉपिक देते रहूँगा, ताकि आप अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। आपको माँ पिता को काफ़ी उम्मीदें होंगी आपसे इस बार कि अच्छा से अच्छा परसेंटेज हमारा जो भी है लाया जाए। तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे द्वारा जितने भी बताया गया होगा समझ में आया होगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।